विवेक को जब होश आया तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ पाया। आशा का ध्यान करते ही वो बेचैन हो गया। सी इज़ ऑल राइट, डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा। आप भी ठीक हैं और आपकी वाइफ भी ठीक है। बस हम कुछ घंटे और आप दोनों को रखेंगे और फिर आपको छुट्टी दे देंगे। डॉक्टर ने विवेक को वजन नापने वाली मशीन पर खड़े होने को बोला। डॉक्टर चौंक गई जब उसने देखा कि एक साधारण सी कदकाठी वाले आदमी का वजन 120 किलो है। विवेक जब खड़ा हुआ तो उसको अपने ऊपर एक भारीपन सा लग रहा था, इसलिए वह वापस लेट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम फिट होने के बाद भी उसका वजन एक ही रात में 2 गुना कैसे हो गया। तभी इंस्पेक्टर अंदर आते हुए बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी मिस्टर विवेक? जी मैं ठीक हूँ, विवेक ने कहा। विवेक जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? इंस्पेक्टर ने कहा। विवेक बोला, जी वो हम लोग रात में दिल्ली से जयपुर के लिए निकले थे। कल मेरी वाइफ का एक सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम है, लेकिन रास्ते में अजीब अजीब सी डरावनी चीज़ें होने लगी। कभी कोई साया तो कभी कोई बूढ़ा पेड़ पर बैठा दिखा, तो कभी अचानक से एक बूढ़ी सामने आ गई और गायब भी हो गई। फिर डरावनी आवाज़ें आने लगी। तभी एकदम से एक औरत सामने आ गई और उसी को बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी घुमा दी और उसी में गाड़ी पलट गई, याद करते हुए सहम के विवेक ने बोला। तो विवेक जी, ये बताइए कि कौन थी वो औरत? कुछ मालूम है आपको उसके बारे में? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं सर, मैंने जब गाड़ी पलटते वक्त शीशे से पीछे देखा तो कोई नहीं था वहाँ। वो औरत गायब हो गई थी, डरते हुए विवेक ने बताया। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। खैर, आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर हमें लिखवा दीजिए। अगर कुछ हुआ तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्टर ने एक पेपर पेन विवेक को देते हुए कहा। विवेक ने अपना एड्रेस फ़ोन नंबर लिख के इंस्पेक्टर को दे दिया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद डॉक्टर ने विवेक को एक इंजेक्शन देकर उसे रेस्ट करने को बोला। डॉक्टर, क्या हुआ है मुझे? और मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो नहीं है ना? कल उसका एग्ज़ाम है, विवेक बोला। देखिए मिस्टर विवेक, मैंने बताया ना कि आप और आपकी वाइफ दोनों लोग एकदम ठीक हैं। बस एक्सीडेंट की वजह से वो शायद थोड़ा दहशत में है, इसलिए उन्हें भी अभी हमने इंजेक्शन दे दिया है। अब आप थोड़ी देर रेस्ट करिए, कहते हुए डॉक्टर रूम से बाहर निकलने लगे। इधर आशा की हालत काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन अभी भी वो दहशत में थी और इसी वजह से उसे काफ़ी कमज़ोरी लग रही थी। आशा भी अपने बेड पर रेस्ट कर रही थी। शाम तक दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी। विवेक ने एक कैब बुक करी क्योंकि उसकी कार तो ठीक होने के लिए मैकेनिक के पास भेज दी गई थी। कुछ ही देर में वो लोग जयपुर पहुंच गए थे। एक होटल में कमरा बुक करा के दोनों रेस्ट करने लगे। दूसरे दिन के अपने एग्ज़ाम के लिए आशा थोड़ा रिवीजन करने लगी। विवेक ने खाने का ऑर्डर किया और पलंग पर लेट गया। उसको बहुत भारीपन लग रहा था। खैर, खाना खाकर दोनों सोने चले गए। सुबह जल्दी उठकर विवेक आशा को लेकर उसके एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गया। विवेक को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसे उसकी कार पलटने के बाद भी उसको और आशा को ज़्यादा चोट नहीं आई, और आखिर वो कौन औरत थी जो बीच में रोड के खड़ी थी, और आखिर इतनी जल्दी जल्दी कहाँ और कैसे गायब हो गई। यही सब बातें सोचते सोचते विवेक को इंस्पेक्टर की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि वहाँ अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। जब उस हाईवे के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा तो विवेक पसीना पसीना हो गया। इंटरनेट पर साफ साफ लिखा था कि दिल्ली जयपुर हाईवे हॉन्टेड है और अक्सर लोगों को वहाँ साए दिखते हैं और डरावनी आवाज़ें भी आती हैं। लेकिन विवेक ने आशा को कुछ नहीं बताया और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वे दोनों दिल्ली के लिए निकल पड़े और शाम तक पहुंच गए। वे दोनों खाना खाने बैठते हैं, लेकिन विवेक बस खाए जा रहा था जैसे वो जन्मों का भूखा हो। खाना ख़त्म होते ही विवेक भड़क गया और चीज़ें इधर उधर फेंकने लगा। विवेक की आवाज़ में एक अलग आवाज़ आ रही थी। वो कह रहा था, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। वो आवाज़ सुनकर आशा एकदम डर गई। तभी विवेक आशा को धकेल कर किचन की तरफ भागता है। पीछे पीछे आशा जाती है। किचन में पहुंचते ही आशा चिल्लाती है। आखिर आशा क्यों चिल्लाई? विवेक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए भाग 3 में।